हेलो एवरीवन, आपका टेक्सटाइल टेक्स में वापस से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैब्रिक स्ट्रेंथ। सो बेसिकली दिस इज़ टॉपिक ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। सो हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि हमको हाउ वी कैन मेजर, हाउ वी कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अ फैब्रिक। किसी भी फैब्रिक की स्ट्रेंथ को पता करने के क्या क्या तरीके हैं, क्यों करना चाहिए, प्रिंसिपल क्या है उस प्रोसेसेस का। तो आज वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, फैब्रिक स्ट्रेंथ पहला जो है हमारा वो लिखा हुआ है फैब्रिक स्ट्रेंथ। सो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ अ फैब्रिक गिव्स अस एन आइडिया हाउ मच लोड वी कैन अप्लाई on it, and it is very important for a fabric. The strength of the fabric is very necessary for it, because if the fabric strength is not good, then it will break with excessive tensile forces, and thus the dresses produces may tear with the outside forces. यहाँ तक का मतलब ये है कि why we want to find, or we should find the fabric strength, because the reason behind it, like we have to keep in mind that if you want to wear a dress, then it must have some strength in it, because if there is no strength, so even if we are pulling it slightly, then it will get damaged or it will get teared. So हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम ड्रेस पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा का कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना हम उसमें लोड अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेकिंग लोड, या फिर कितना वो फोर्स को विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमको माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है कि ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक वेरीज विद EPI, PPI एंड काउंट वेरिएशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक ऑल्सो वेरीज विद लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक टू बी टेस्टेड इन इज चेंज्ड, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक। तो यानी कि फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड करती है? EPI पे, एंड्स पर इंच, PPI मतलब पिक्स पर इंच, एंड काउंट वेरिएशन, कि मतलब पूरे थ्रू आउट दी फैब्रिक में अगर काउंट वेरिएशन है, यार्न्स का, यार्न में काउंट वेरिएशन है अगर फैब्रिक के यार्न्स का, तो वो उस स्पॉट से वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी जहाँ जहाँ ज़्यादा वेरिएशन है। तो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? EPI, PPI, काउंट वेरिएशन, लेंथ विड्थ ऑफ द फैब्रिक, है ना, लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक, कि मतलब कैसे उसमें उसकी वीव क्या है, वीव। ठीक है, तो एक अच्छा एक एग्जाम्पल इसका ये है कि जो प्लेन फैब्रिक्स होंगे, जो प्लेन वीव वाले फैब्रिक होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरेटिव टू आपके 12 वीव में। क्यों? क्योंकि आप 12 वीव में आपको पता है, एक सेकेंड, 12 वीव में जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे सपोज़ ये है, तो ये हमारी 12 वीव है। ठीक है, ये हमारी 12 वीव है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? 1 अप एंड 2 डाउन। ठीक है, तो 2 डाउन का फ्लोट है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोट है, तो इट मीन्स लार्जर द फ्लोट, है ना, लेसर द स्ट्रेंथ। वहीं हम देखते हैं कि भाई जो हमारे प्लेन वीव होती है, जस्ट अ सेकेंड, वो कैसे होती है आपकी प्लेन वीव? 1 अप 1 डाउन, 1 डाउन 1 अप। तो यानी कि एक का ही फ्लोट रहेगा इसमें, ओनली 1 फ्लोट्स, ये फ्लोट्स, ये फ्लोट्स। बट इसके अंदर देखो कितने लंबे लंबे फ्लोट्स रहेंगे। तो प्लेन वीव आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी कंपैरेटिव टू अदर, है ना, वीव्स। आगे चलें तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या क्या है, देखिए। अब हमको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या क्या है। तो टाइप ऑफ फैब्रिक क्या है, सॉरी, फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक स्ट्रेंथ, सॉरी, है ना। तो इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो बेसिकली इसके अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ देखेंगे, बस्टिंग स्ट्रेंथ देखेंगे। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच वी हैव टू फाइंड आउट, और विच वी हैव टू मेजर इफ़ वी आर टेकिंग दी फैब्रिक, राइट। अगर हम फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें हमको 3 चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी। पहले टीयरिंग, ठीक है, दूसरा बस्टिंग, और तीसरा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये 3 आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड दैट इट कैन टेक बिफोर फेलियर विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि कितना मैक्सिमम लोड आपका फैब्रिक ले सकता है फटने से पहले, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, टेंसाइल का मतलब ये होता है कि आप
यूँ खींच रहे हो किसी भी चीज़ को, राइट, है ना, लेंथ वाइज खींच रहे हो उसको, ठीक है, तो कितना हम खींच रहे हैं उसको, कितना हम उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम लोड दैट वी कैन अप्लाई, या फिर दैट इट कैन रेजिस्ट बिफोर गेटिंग ब्रेक्ड। यानी कि सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे 50 kgs का यहाँ पे लोड लगाया सपोज़, ठीक है, 50 किलो का यहाँ पे मैंने एक लोड लगा दिया नीचे की तरफ, और इसको मैं और फिर या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पानी की बकेट रख दी और धीरे धीरे मैं पानी बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इट मीन्स, और ये और ऊपर से फिक्स्ड है ना, ऊपर से फिक्स्ड है, तो अगर मैं इसको खींचे जा रहा हूँ मतलब इसमें सॉरी वेट बढ़ाते जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो उस पॉइंट से जस्ट पहले वाले कि कहाँ पे वो ब्रेक हुआ है वो हमको देखना है कि ये उसकी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम लोड दैट इट कैन टेक बिफोर फेलियर और विदाउट ब्रेकिंग, यानी ब्रेक होने से जस्ट पहले, है ना, जस्ट पहले वो कितना मैक्सिमम लोड ले पा रहा है, कितना वो मैक्सिमम लोड को बियर कर पा रहा है, ठीक है, बियर। So tensile strength of a woven fabric is one of the most important property. The tensile strength of the fabric is defined as the maximum amount of tensile stress and tension that fabric can take before breaking. तो tensile stress and tension, कितना tension और कितना tensile stress या फिर कितना load, है ना, maximum load that it can take before failure, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा tensile strength का मतलब क्या है। आगे चलते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है? आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, एक सेकेंड, आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग पे, स्पीचमैन साइज पे, क्लैंपिंग प्रॉब्लम पे, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, यार्न स्ट्रक्चर पे, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, वीव, अब देखिए यार्न स्ट्रक्चर में जैसे ट्विस्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वीव, प्लेन वीव जैसे बताया, एंड फिनिश अप्लाइड, कौन से फिनिश पे लगाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द पैरामीटर्स ऑन विच द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ फैब्रिक डिपेंड्स, ठीक है। आगे चलें अगर हम, सो प्रिंसिपल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल टेस्टिंग, ठीक है, 3 प्रिंसिपल इसमें हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ एक नहीं लिखा हुआ, पहला है CRL, दूसरा है CRE और तीसरा है CRT। देखिए, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग, CRL, बेसिकली CRL का मतलब ये है कि कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग, यानी कि वी आर इंक्रीजिंग द लोड विद अ कांस्टेंट रेट। सेकंड इज CRE, constant rate of elongation, right? So it means that a fabric is elongating with a constant rate, and third is constant rate of traverse, ठीक है। तो हम तीनों को ही समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। सो बेसिकली अब CRL से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, बी पार्ट में आ सकता है, सी पार्ट में आ सकता है, CRT, CRL एंड CRE, इसके बीच में क्या डिफरेंशिएट कीजिए, एंड इन तीनों के ही एप्लीकेशन एंड हाउ वी आर मेजरिंग इट, ये तीनों ही लिखिए। तो आप ऐसे करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आगे जैसे हम अब देखते हैं तो CRL से स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग, सॉरी, है ना। अब देखिए, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए मेरे पास एक टॉप जॉ है, एक मैंने लगा रखा है एक मैंने लगा रखा है बॉटम जॉ, है ना। सपोज़ टॉप जॉ मतलब ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, समझ जाना, टॉप जॉ, बॉटम जॉ, बीच में फैब्रिक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक टब से कनेक्ट किया हुआ है, टब है ये, है ना, टब, पानी का टब है, ये टॉप जॉ हो गया, ये बॉटम जॉ हो गया। अगर इसके अंदर मैं लोड को कांस्टेंट रखूँगा, लोड मतलब इसका वेट मुझे कॉन्स्टेंटली बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगा एक टैप से, नल से, है ना, एक नल से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब उस नल से पानी आ रहा है भाई, देखते जाना, पानी आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है पानी, तो धीरे धीरे सो कभी वो बाल्टी जो है हमारी, टब जो है वो 5 kgf का फोर्स लगा रही है, कभी वो 10 kgf का फोर्स लगा रही है, तो धीरे धीरे हमारा जो लोड है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है विद अ कांस्टेंट रेट। जैसे 5 है, फिर 10 हुआ, देन 15 हुआ, देन 20 हुआ, इट मीन्स 5 के गैप में इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ नोन एज द कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। आगे पढ़ते हैं।
A specimen is gripped between two jaws. The top jaw, which is fixed, and the bottom jaw, which is movable. The load of the specimen is initially zero, but increases at a constant rate. Adding a constant rate of water in a container that is attached to the bottom jaw may increase the load gradually. Thus, the constant rate of flow gives the constant rate of loading. तो जैसे कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो पानी का है, वो कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो द पर्पज ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज एक्सटेंड द स्पेसिमेन टिल द ब्रेक डाउन. इलोंगेशन इज कॉज ड्यू टू द लोडिंग. यानी हमारा मेन मकसद ये था कि हमको जब तक हमारा ब्रेक डाउन ना हो जाए तब तक हमें उसमें पानी भरते रहना है, लोड इंक्रीज करते चलना है कांस्टेंट रेट से. और इलोंगेशन क्यों हो रहा है कपड़े के अंदर, फैब्रिक के अंदर, सैंपल के अंदर? क्योंकि हमने उसमें लोडिंग हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपका फिक्स जॉ है, यहाँ पे आपका मूवेबल जॉ है, बॉटम जॉ है ना. एक सेकेंड. और आप इसमें पानी भरते जा रहे हैं और आपका स्पेसिमेन बीच में लग रहा है जो कि खींच रहा है और फट गया. तो वो पॉइंट हम लोड नोटिस कर लेंगे कि कौन सा मतलब उसके फटने से जस्ट पहला, यानी कि उसके ब्रेके जाने से पहले कितना वो बेयर कर पा रहा है लोड को. ठीक है, वही हम उसमें करेंगे. तो CRL हमारा पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका. दूसरा है CRE, कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन. सो बेसिकली कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन में क्या कर रहे हैं हम कि हम एक स्क्रू की हेल्प से, है ना, एक स्क्रू की हेल्प से हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं. यानी कि हमारे पास ये हमारा टॉप जॉ है, यहाँ पे टॉप जॉ है, यहाँ पे बॉटम जॉ है जो कि मूवेबल होता है. ये तो फिक्स ही है टॉप जॉ, हमेशा स्पेसिमेन मैंने लगा दिया. अब इस बॉटम जॉ को मैंने एक गियर्स की हेल्प से एक स्क्रू से अटैच कर दिया. अब ये स्क्रू क्या करेगा, जैसे जैसे स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, स्क्रू जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे ही मेरे बॉटम जॉ भी नीचे जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है. ठीक है, तो वो इलोंगेशन जो है, उसमें जो इलोंगेशन आएगा, है ना, जो टेंशन आएगा जो हम खींच रहे हैं, तो वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगा. समझ में आनी चाहिए बात ये कि अ स्पेसिमेन इज ग्रिप्ड बिटवीन टू जॉज. द टॉप जॉ विच इज़ फिक्स्ड एंड द बॉटम जॉ विच इज़ मूवेबल in the downward direction at a constant velocity by the means of a screw mechanism. यानी कि हम धीरे धीरे constant velocity के साथ, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर वो है सपोज़ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इतनी होगी, मतलब और भी धीरे होती है वो तो बहुत स्लो स्पीड होगी, बट वो constant velocity ही रहेगी. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ स्क्रू मैकेनिज्म से हम उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लाते हैं. इनिशियली द टेंशन स्पेसिमेन इज जीरो, बट व्हेन द बॉटम जॉ मूव्स डाउनवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट, द स्पेसिमेन इज extended and an increasing tension is developed until the specimen finally break down. In this case, the extension causes loading. मतलब लोडिंग कॉज कर रहा है इसमें एक्सटेंशन, है ना. द लोडिंग इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ elongation and this method is usually a screw mechanism. ठीक है, तो इसमें भी देखिए जैसे आपका जो हमने CRL पढ़ा था उसके अंदर भी क्या था, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग जो था उसके अंदर भी ये था कि द लोडिंग इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, इलोंगेशन का कारण क्या था, लोडिंग थी. वैसे ही CRE के अंदर भी, कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन के अंदर भी जो आपका स्क्रू मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है उसके अंदर भी धीरे धीरे हम टेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक है, टेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींच रहे हैं बॉटम जॉ को. ठीक है, कांस्टेंट रेट से हम उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो उसमें जो लोडिंग है वो भी कांस्टेंट ही है. तो आपको ये समझाना रहेगा, ये डायग्राम बना देना कि कैसे हमने स्क्रू से कनेक्ट करा हुआ है और कैसे हम उसको आगे ले जा रहे हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार CRTV पे समझा देता हूँ कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स क्या है. ठीक है, तो हम अब समझते हैं CRT क्या होता है. सो बेसिकली CRT में हम क्या कर रहे हैं, एक जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो CRT में हमारा क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स. इसका मतलब क्या है
कि आपने सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक पुली बना रखी है, ठीक है। इस पुली को आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये आपका टॉप जो है, यहाँ पे आपका फैब्रिक है, ये आपका बॉटम जो है, और ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि जो आपका टॉप जो है ये भी मूव करेगा ऊपर की तरफ, एंड जो आपका बॉटम जो है ये भी मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये धीरे धीरे अपनी जो है स्पीड को, जो कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स है बेसिकली, वो ऐसे ऐसे ये दोनों का जो रेशो है वो हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। मींस जो इन दोनों के बीच का जो स्पीड का रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा, और ये कहाँ तक इसको खींचेंगे दोनों, जहाँ तक आपका ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। इंस्ट्रॉन के अंदर आपने देखा होगा, इंस्ट्रॉन में जब हम निकालते हैं तो जो टॉप जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जो बॉटम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और फिर आपका ये ब्रेक हो जाता है बीच में। तो हम वही रीडिंग नोट करते हैं, ब्रेकिंग लोड वगैरह निकालते हैं, एलोंगेशन कितना है वो सब निकालते हैं। तो कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स का मतलब क्या हो गया कि आपने वेलोसिटी जो है ना, आप उसको बॉटम जॉ की जो है उसको आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो कि भाई वो सेम प्रपोर्शन में रहे अपर जॉ की वेलोसिटी के साथ भी। तो धीरे 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 आपका बट वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो CRT, CRL और CRE, इसमें आपको एक बार कंफ्यूज नहीं होना और समझ लेना, और एक बार इसके बीच में आप जो डिफरेंसेस है वो भी समझ लेना। अब आगे है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग में क्या करेंगे, दो टाइप से हो सकती है हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग है, ठीक है। स्ट्रिप मेथड और ग्रैब टेस्ट, है ना, स्ट्रिप टेस्ट और ग्रैब टेस्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं कि फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी टेस्टेड यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स विद सूटेबल एग्जाम्पल माउंटिंग जॉज। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। स्ट्रिप टेस्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के अनुसार, ग्रैब टेस्ट जो है आपका वो US स्टैंडर्ड के अनुसार होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रिप टेस्ट में क्या होगा, सैम्पल प्रिपरेशन देखते हैं। 5 फैब्रिक सैम्पल्स बोथ इन वार्प एंड वेफ्ट डायरेक्शंस आर प्रिपेयर्ड। तो लेंथ इसकी हमको 200 mm रखनी है बिटवीन द जॉज, सो इनफ एक्स्ट्रा लेंथ मस्ट बी अलाउडेड फॉर ग्रिपिंग द जॉज। विड्थ हमको 2 इंच रखनी है। वाइड पीस ऑफ फैब्रिक प्रिपेयर्ड बाय इनिशियली कटिंग द मटेरियल्स ऑफ। तो कुल मिला के हमको एक स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप मतलब एक पतली सी, कह सकते हो आप, पत्ती सी हमको बनानी है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ आपको रखनी है वो 8 इंच रखनी है, और जो विड्थ आपको रखनी है वो 2 इंच रखनी है। लेंथ इसलिए 8 इंच ताकि हम उसको अच्छे से ग्रिप भी कर सकें, है ना, जॉज में। सो प्रिपेयर्ड बाय इनिशियली कटिंग द मटेरियल ऑफ टू अ विड्थ ऑफ अबाउट 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इंच, एंड रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम बोथ एजेस until the width has been reduced to 2 इंच। यानी कि देखो क्या होता है ना कि जब आपको बिल्कुल प्रिसाइज वर्क करना है, तो प्रिसाइज का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सपोज कीजिए ये हमको ये 2 इंच का चाहिए, अब आपने क्या किया कि इसको 2 इंच ही काट लिया, बट कहीं कहीं क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत टेढ़ा अगर कट गया फैब्रिक तो वो दिक्कत आ सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेवरेज रखेंगे। लेवरेज मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हम काटेंगे, जो कि सपोज़ कीजिए आपने 2.5 इंच का काट लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक साइड से कर लो, है ना, एक साइड से आप इसको रिमूव करना चाहो तो थ्रेड बाय थ्रेड आप रिमूव कर जाओ। फर्स्ट थ्रेड हमने रिमूव कर दिया, सेकंड थ्रेड हमने रिमूव कर दिया, थर्ड थ्रेड हमने रिमूव कर दिया, और हम आ चुके हैं हमारी 2 इंच वाली मेजरमेंट में, ये 2 इंच आ गया। तो ऐसे आपको इसको रिमूव करना है, ठीक है। 1 बाय 1 थ्रेड भी रिमूव कर सकते हो फॉर द प्रिसीजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्ट्रिप टेस्ट में जैसे बता रहे हैं कि अंडर ऑप्टिमम कंडीशन द स्पीसमैन इज माउंटेड सेंट्रली सिक्योरली ग्रिप्ड along the full width of the prevent slippage। ऐसे ग्रिप करेंगे। वन जॉ इज फिक्स्ड एंड अनदर जॉ इज मूवेबल। एक जॉ फिक्स रखेंगे, एक जॉ को हम नीचे खींचेंगे। सो देन द मूवेबल जॉ मूव्स आउटवर्ड्स टिल द स्पीसमैन इज टियर। द लोड इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल स्पीसमैन विड्थ। यानी कि आप क्या करोगे कि एक जॉ को आप फिक्स रखोगे, है ना, और दूसरे जॉ को आप मूव करते रहोगे, नीचे जाता जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमको जो उसके विड्थ में द लोड इज़ अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल विड्थ, है ना। अच्छे से पहले तो ग्रिप कर दोगे और यूनिफॉर्मली आपका पूरा जो आपका ग्रिपिंग जो होनी चाहिए, साथ ही साथ में जो आपका जो लोडिंग जो स्ट्रेस उसमें आएगा वो यूनिफॉर्मली आना चाहिए,
ऐसा नहीं कि एक पार्ट में ज़्यादा और एक पार्ट में से कम आ रहा है। और स्लिपेज वगैरह प्रिवेंट करने के लिए हम अच्छे से क्लैम्प करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था, रेट ऑफ एक्सटेंशन है ना इज सेट टू 50 मिलीमीटर्स पर मिनट, है ना, 50 mm पर मिनट आपको उसको फिक्स कर देना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जॉज इज सेट टू 200 mm 8 इंच, ठीक है। जॉज के बीच का जो गॉज लेंथ हम कह सकते हैं वो 200 mm की हमको रखनी है, जॉज के बीच की जो डिस्टेंस है। और जो आपकी द रेट ऑफ एक्सटेंशन है वो 50 mm पर मिनट के स्पीड से वो नीचे जाना चाहिए। इफ़ एनी ब्रेकेज अकर्स विद इन द 0.25 इंचेस of the line of contact of either of the pairs of jaws at the load sustainably less than the average of the normal brakes, then the result will be recorded but not used in calculating the braking load। यानी अगर आपका 0.25 इंच है ना में ही अगर वो ब्रेक कर गया, ठीक है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के 0.25 इंच यानी 5 mm ऑफ द लाइन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ जॉ, यानी कि सपोज करो कि आपका ये जॉ यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे आपने स्ट्रिप लगाई, तो आपके जस्ट 0.25 इंच या फिर 5 mm के भीतर अगर यहीं से वो सपोज करो कि फट गया अगर, तो हम उसका नोट तो करेंगे रीडिंग को, बट उसको हम कैलकुलेट तो करेंगे बट उसको रिकॉर्ड में लिखेंगे नहीं, ठीक है। द मीन ब्रेकिंग फोर्स एंड मीन एक्सटेंशन इज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल लेंथ आर रिपोर्टेड। इनिशियल लेंथ के अनुसार हम कितना लेंथ उसमें इंक्रीज़ हुआ है वो, साथ ही साथ में और कितने लेंथ के बाद वो फटा है वो सब चीज़ें हम इलॉन्गेशन एंड दी लोड हम उसमें उस हिसाब से द ब्रेकिंग फोर्स हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि अभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो आपकी गॉज लेंथ है 200 mm स्पीसमैन लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉप जॉ है आपका, है ना, ये बॉटम जॉ है, इसे लोड सेल बोलते हैं, इसे क्रॉस हेड बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रॉन में भी आपने KMI की जो फैब्रिक टेस्टिंग मशीन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, उसमें भी देखा। तो ये जैसे स्ट्रिप मेथड में हमने कट किया, क्लैम्प किया और फिक्स जो है, और ऊपर वाला हमारा बॉटम जो कुछ भी हो सकता है यार, या तो ये नीचे वाला फिक्स रखो, है ना, या फिर आपका ऊपर वाला फिक्स रखो, एक फिक्स रखना है इसमें। कुल मिला के ये बात है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इलॉन्गेशन CRE पे काम कर रहा है। हमको रेट ऑफ इलॉन्गेशन जो है वो यूनिफॉर्म रखनी है थ्रू आउट दी टेस्ट, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो कि द लोड इज़ अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फुल स्पीसमैन विद विड्थ, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपका स्ट्रिप मेथड काम करता है। आगे चलें तो ग्रैब टेस्ट, जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, सैम्पल साइज़ आपको 6 इंच रखना है, विड्थ आपको 4 इंच रखनी है, गॉज लेंथ आपको 3 इंच रखनी है, एंड द स्पीड इज़ एडजस्टेड सो दैट द सैम्पल इज़ ब्रोकन इन 20 ± 3 सेकेंड्स, यानी कि आपको 20 सेकेंड के अंदर फैब्रिक को ब्रेक करना है, इसलिए आपको स्पीड भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे इसने बता ही दिया कि वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज दोनों साइड से बता दिया कि आपको वैसे यहाँ पे 1.5 इंच दोनों साइड से आपको छोड़ना है, ठीक है। तो 4 इंच जैसे इसने बताया कि विड्थ रहनी चाहिए, 6 इंच इसकी लेंथ रहनी चाहिए, बट हम 1.5 इंच इसमें लेके चलेंगे, बिकॉज जो इफ़ेक्टिव जो आपका है वो 1 इंच है ना, 1 इंच पे ही वो पूरा आपका लोड आने वाला है। तो देखिए अब द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग में क्या है कि एट अ फर्स्ट टेक अ स्पीसमैन लेंगे। ग्रैब टेस्ट, द ग्रैब टेस्ट यूजेस जॉज विच इज़ कंसिडरेबल नैरोअर देन द फैब्रिक, फैब्रिक से पतले होते हैं बेसिकली, ठीक है। हम उसमें रखते हैं, थोड़ा बाहर निकलेगी फ्रिंज, है ना। देन द स्पीसमैन इज़ मार्क्ड बाय पेंसिल फ्रॉम डेड एजेस ऑफ द स्पीसमैन टू असिस्ट इन कैम्पिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको ये यहाँ से माउंट करेंगे, देखिए इधर से माउंट करेंगे, तो इसलिए हमको 1.5 इंच दोनों साइड से इसको हमको छोड़ना है, ठीक है। देन द स्पीसमैन इज, ठीक है, 1.5 इंच, इट इज़ सो दैट द सेम सेट ऑफ थ्रेड्स आर क्लैम्प्ड इन बोथ जॉज, यानी कि इसलिए करना है कि ताकि हम सेम सेट ऑफ थ्रेड्स को वहाँ पे क्लैम्प जॉ में उसको लगा सकें, ठीक है। The two jaws are fixed on the both side of the specimen. That means only the central 1 inch of the fabric is stretched. मैंने बताया आपको जो इफेक्टिव जो स्ट्रेच आएगा वो इस पे आएगा, है ना। तो आपने उसको 1.5 इंच दोनों साइड से क्लैम्प कर दिया, और जब आपने खींचा तब आप देखेंगे कि ये वाला हमारा
जो इफेक्टिव है वो यही है, ठीक है। तो वन जॉ इज़ फिक्स्ड, अनदर जॉ इज़ मूवेबल, वही बात है, एक जॉ फिक्स कर दिया, एक को नीचे खींच रहे हैं हम। सो देन द मूवेबल जॉ moves the movable jaw moves outwards till the specimen is tear. The fabric is extended at a constant rate of 50 mm per minute until the fabric ruptures and the maximum force is recorded in newtons. The gauge length uses 3 inch and the speed adjusted to the sample is broken in 20 plus 3 seconds. ये बोले constant rate of मतलब आपकी जो स्पीड है वो constant rate पे रहेगी, तो यानी कि इसमें भी elongation जो है आपका वो constant rate से ही आ रहा है ना। तो इसके अंदर आपको क्या समझना रहेगा कि हमने देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें हम लेंथ का टेस्ट करें, जैसे हमने विड्थ का करा था, है ना, बट अब इसमें हम लेंथ के लिए देखेंगे। तो हमने इसको जैसे मैंने बताया कि 1.5 इंच दोनों तरफ से चलेगा, तो आपका जो मीन 1 इंच है, 1 इंच जो है सॉरी, ये आपका काम में आ रहा होगा, इसमें आपका पूरा फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपने जब इसको आप खींचोगे तो ये धीरे धीरे आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा, है ना। द स्पेसमैन इज़ मूविंग आउटवर्ड्स, क्यों? क्योंकि ये इंटरलेसमेंट की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे इंटरलेसमेंट आपका मतलब ब्रेक होता जाएगा तो वैसे वैसे आपका ये थोड़ा कर्व सा बनाएगा और आउटवर्ड की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि भाई 50 mm पर मिनट की स्पीड से हम इसको मूव करेंगे, ठीक। ग्रैब टेस्ट आपको समझ में आया। ग्रैब का मतलब ये हो गया कि ग्रैब कर लिया है, उसको पकड़ लिया है दोनों तरफ से, एक को हम खींचेंगे, दूसरे को हम स्टेशनरी रखेंगे, और इसमें हम जो हमारा 1 इंच पे पूरा जो फोकस है वो 1 इंच वाले उस पर आएगा इफेक्टिव जो होगा। और साथ ही में इसके अंदर जो आपका जो होल्ड करोगे आप, वो आप हॉरिजॉन्टली कर रहे होगे, ठीक है। उसमें हमने वर्टिकली देख रहे थे, इसमें हॉरिजॉन्टली। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? अब देखो, टीयरिंग स्ट्रेंथ इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड either to start or to continue the tear in a fabric under specimen condition, so specific conditions. तो tearing strength क्या है आपकी? tear strength, यानी tearing strength is the force required either to start or continue the tear in a fabric under specific condition. किसी भी फैब्रिक को फाड़ने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो टीयरिंग स्ट्रेंथ है। So tearing force क्या है? The tearing force is the average force required to continue a tearing previously started in a fabric. और tearing force क्या है कि उसको फाड़ते रहने के लिए आपको कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। So tearing resistance क्या है? प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल फैब्रिक की कि कितना रेजिस्ट कर पा रहा है वो उस फोर्स को जो हम लगा रहे हैं उसे फाड़ने के लिए। ईजी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग क्या हो सकती है? टंग टेस्ट ना, टंग टीयर टेस्ट और सिंगल रिप टेस्ट, टंग डबल रिप टेस्ट, ट्रेपेजॉइडल टीयर टेस्ट, बैलिस्टिक टीयर टेस्ट एंड विंग रिप टीयर टेस्ट, ठीक है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं टीयरिंग का, ठीक है। तो टीयरिंग को फिर एक बार रिवाइज कर लें। तो टीयरिंग क्या है कि इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू टीयर अ फैब्रिक और कीप ऑन टीयरिंग दी फैब्रिक, ठीक है। कौन सा मतलब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। सो देखो, टंग टीयर, सिंगल रिप टीयर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, वापयांस आपके ये रहे ऐसे और वेफ्टयांस आपके ऐसे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है। टीयरिंग का मतलब क्या होता है? हमको उसको फाड़ना है बेसिकली, ठीक है। तो अब उसको फाड़ेंगे कैसे? द टेस्ट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द सिंगल रिप टेस्ट, द ट्राउजर्स टीयर, और इन द US एज द टंग टीयर टेस्ट, टंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10 स्पेसिमेन आर टेस्टेड फ्रॉम बोथ द फैब्रिक डायरेक्शन, 10-10 आपके दोनों तरफ से, यानी वेफ्ट वाइज भी वाप वाइज भी, ईच मेजरिंग 75 mm इंटू 200 mm एंड 80 mm स्लिट पार्ट वे डाउन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप एज द शोन फिगर। अब देखो, इसके अंदर आपको क्या समझना है कि आपने फैब्रिक लिया जिसकी लेंथ है वो 200 mm है, जिसकी विड्थ है वो 75 mm है ना, और जो इसकी कह सकते हैं हम, जिसमें स्लिट बनाएंगे हम, जो हम इसमें कट करेंगे, जो एक, तो वो कितना गहरा कट करेंगे? 80 mm का हमको कट करना है, ठीक है। तो 80 mm का हम इसमें कट करेंगे, फिर हम इधर से भी क्लैंप करवाएंगे और इधर से भी क्लैंप करवाएंगे, देन वी विल
मूव आवर जॉज। तो देखो कैसे होगा अब ये कि वन ऑफ द टेल इज क्लैम्ड इन द लोअर जॉ ऑफ अ टेंसल टेस्ट एंड द अदर साइड इज क्लैम्ड इन द अपर जॉ। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि एक टेल को हम यहाँ लगा देंगे और एक दूसरी टेल को हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब उसको हम चलाएंगे, देखिए अब, क्योंकि टेयरिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेयरिंग मतलब आप कल को जब भी जैसे कपड़े निचोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कपड़ों को छटकते हैं पंजा सुखाने के लिए, या फिर कहीं भी कपड़ा फंस गया, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं से फटा हुआ था तो क्या वो पूरा फट जाएगा? तो टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो द सेपरेशन ऑफ द जॉज कॉजेज द टीयर टू प्रोसीड थ्रू आउट द अनकट पार्ट ऑफ द फैब्रिक। तो अब इसमें हमने सिंगल रिप में क्या किया या टंग में क्या किया, एक ही कट लगाया है इसके अंदर, है ना। अब जैसे बोल रहे कि टंग डबल टिप टेस्ट और डबल रिप टीयर टेस्ट, इसमें क्या है, डबल इसके अंदर क्या किया हमने, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि इसमें हमने 2 स्लिट्स बनाएंगे, ठीक है। अभी तक तो एक बनाया था हमने, है ना, एक बनाया था, बट इसके अंदर हम 2 बनाएंगे। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ जी। तो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि बेसिकली हमको 2 कट कैसे मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें मैं कैसे समझाना चाह रहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे डिज़ाइन बनेगी, कुछ ऐसा समथिंग। कैसे, हमने फैब्रिक था, ठीक है भाई, इस फैब्रिक को हमने बीच से काटा, है ना, डन, और यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से उड़ा दिया। तो मतलब यहाँ से हमने ऐसा काटा कि ये वाला जो पार्ट है फैब्रिक का, ये तो यहीं रहेगा, जैसे आप समझने की कोशिश करना, ये वाला पार्ट जो है वो तो यहीं रहेगा, बाकी ये जो 2 नीचे गिरेंगे वो हम दूसरे जॉ में क्लैम्प करेंगे और इस पार्ट को दूसरे में। तो इट मीन्स कैसे दिखेगा ये हमको, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ गिरा हुआ है, ठीक है ना, और इधर से भी कुछ गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका है, तो इसके अंदर जो ये आपके गिर गए हैं बेसिकली, इसको हम क्लैम्प करेंगे एक तरफ, दूसरे को करेंगे दूसरे की तरफ। तो ये कौन सा है आपका, डबल रिप, ठीक है, रिप, डबल रिप टीयरिंग टेस्ट, या फिर टंग डबल टंग टीयर टेस्ट, ठीक है। फिर हम उसको खींचेंगे, है ना, तो उससे भी हमको पता चल जाएगा कि क्या टीयरिंग स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। विंग रिप, द विंग रिप test is capable of testing most type of fabric without causing a transfer of tear. During the test, the point of a tearing may remain sustainably in a line with the center of grips. The design of the sample is also less susceptible to the withdrawal of threads from the specimen during the tearing than is case with ordinary rip test. इसमें हम क्या कर रहे हैं, विंग रिप के अंदर, विंग जैसे हम जानते हैं, विंग का मतलब क्या है हमारा, विंग का मतलब है पक्षी के जैसे जो पंख होते हैं वो बोल रहे हैं। तो इसके अंदर हम जैसे उसके अंदर क्या कर रहे थे, ये काटा और जो इधर नीचे गिर गया उसको हमने लगा दिया, और ऐसे करके हम इधर क्लैम्प किया, इधर क्लैम्प किया, अब खींच रहे हैं, ठीक है। बट इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्लिट बनेगी, जैसे ये बनी और एक ये बनी, ठीक है, तो इसको ऐसे ग्रिप करेंगे, इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, फिर खींचेंगे, तो इससे और अच्छे से आप देख सकते हो, और अच्छे से फटेगा हमारा जो कपड़ा है, वो और अच्छे से फटेगा। तो द रिजल्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ईदर द मैक्सिमम टीयर रेजिस्टेंस ऑन द मीडियम टीयरिंग रेजिस्टेंस, द मीडियम वैल्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ फोर्स elongation curve such as that shows in the figure, and it is the value such that exactly half of the peak have higher value and half of them have lower value than it. तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के अनुसार है ये, द सेंटर लाइन ऑफ द स्पीसमैन हैज़ कट 150 mm along mark is made 25 mm from the end of the specimen to show the end of the tear. तो जैसे इसमें मार्किंग लिखी हुई है वैसे हम इसे कट कर लेंगे और फिर इसको हम ग्रिप करवा के और 100 mm पर मिनट के कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे, एलोंगेट करेंगे,
और फिर वो हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा है विंग रिप, ठीक है ना, विंग यानी कि जो पंख अपने पंछी के जो पंख होते हैं उससे हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे उड़ता है वो, है ना। आगे चलते हैं, ट्रेपेजॉइडल टीयर टेस्ट में क्या होगा, ट्रेपेजॉइड बनेगा एक तरीके से, है ना, जब आप उसको देखोगे। दिस फॉर्म ऑफ टीयर टेस्ट इज स्टैंडर्ड मेथड टू अमेरिकन सोसाइटी फॉर टीयरिंग मटेरियल्स। द टाइटल ऑफ टेस्ट सीम्स फ्रॉम अ शेप ऑफ द टेस्ट स्पीसमैन, जो हम स्पीसमैन कट कर रहे हैं वो ट्रेपेजॉइडल शेप में करेंगे। द स्पीसमैन इज क्लैम्ड विद द जॉ along the AB and CD with edge AD being held tightly and the BC edge kept in the fold, ठीक है। As the jaws separate the fabric tear starting from the 1/4 inch cut, the average value of the 5 tests in each direction is taken as the tearing strength. An autographic device is useful on the testing machines, ठीक है। तो जैसे ट्रेपेजॉइड कैसा बनता है, ट्रेपेजॉइड हमारा क्या होता है, ऐसा करके कुछ बनता है ना, ट्रेपेजॉइड, है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारा वो बनेगा और यहाँ पे हम एक स्लिट से बना देंगे, फिर इसको यहाँ पे होल्ड करवा देंगे, दूसरे को हम यहाँ से होल्ड करवा देंगे, फिर इसको कट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हम बना सकते हैं ट्रेपेजॉइड टीयर टेस्ट के अंदर। बस्टिंग स्ट्रेंथ पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक पे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। So bursting fabric strength test is an alternative method of measuring strength in which the material is stressed in all the direction at the same time and is therefore more suitable for such materials। यानी हर डायरेक्शन से हम कपड़े को खींचेंगे। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, लीनियरली खींच रहे हैं, है ना, लीनियरली खींच रहे हैं, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर डायरेक्शन से कपड़े को खींच रहे होंगे, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। सो बर्स्टिंग स्ट्रेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फैब्रिक, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का हर डायरेक्शन से फ्लो होगा। द बर्स्टिंग स्ट्रेंथ मेजर्स द कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ बोथ वार्प एंड वेफ्ट साइमल्टेनियसली। एक साथ आप बर्स्टिंग स्ट्रेंथ कर सकते हो, किस किस के लिए, पैराशूट में, जैसा आप देखते हो पैराशूट तो हर जगह से खींचता है, हाँ, हर जगह से एक साथ खींच रहे होते हैं हम पैराशूट में, तो है ना। फिल्टर्स, सैक्स, नेट्स, पेपर एंड ऑल्सो नेटेड फैब्रिक, हर जगह से, क्योंकि एक साथ लोड पड़ता है। अब टाइप ऑफ बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर क्या है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक मीन्स जिसमें हम पिस्टन का यूज़ करेंगे, और न्यूमेटिक मीन्स जिसमें हम एयर का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। एंड बॉल बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर एक और है, बॉल बस्टिंग, और ये जिसमें है कि ये जो डायफ्रागम बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर, ठीक है। सो डायफ्राम बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर है और बॉल बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर है। सो हाइड्रोलिक के अंदर हम क्या करेंगे, द प्रेशर in a liquid is exerted in all the direction and the advantages taken of this phenomena is the hydraulic bursting. Sample size cut so that the sample is half inch greater in a diameter than the outside diameter of the clamping ring. Ring होगी, ring से 1.5 इंच हमको ज़्यादा लेना है। The specimen are choose avoiding inclusions of same ends in different specimens, ठीक है। सेम एंड्स को हम बार बार क्लैम्प नहीं करेंगे, हम चेंज करते रहेंगे उसके डायरेक्शन को। तो अब हाइड्रोलिक में क्या होगा कि जैसे आप देख सकते होगे कि जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, आपने अपना एक सैंपल लगा दिया एस नाम से सैंपल, और नीचे से आपने ऑयल भर रहे हो या पानी भरते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका बैंड होने लगेगा धीरे 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 धीरे, हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। देखिए आप, एक डायरेक्शन से नहीं, हर डायरेक्शन से लग रहा है, और फिर जैसे वो फट जाएगा वही हमारी रीडिंग आ जाएगी, जो प्रेशर गॉज है, कितना प्रेशर पे वो फटा है, ये प्रेशर गॉज लगा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, कि द हाइड्रोलिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय द वॉल्व्स और स्क्रू ड्यूरिंग पिस्टन्स एंड द डायफ्राम डिस्टेंस टेकिंग विद इट्स स्पीसमैन। जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लिसरीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, और धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता जाएगा प्रेशर, है ना। सिंस द रबर डायफ्राम्स रिक्वायर्स टू सर्टेन प्रेशर टू स्ट्रेच इट, करेक्शंस मे बी मेड ईदर बाय डूइंग द ब्लैंक टेस्ट, नथिंग द प्रेशर रिक्वायर्ड, नोटिंग द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिस्टेंड द डायफ्राम दी सेम अमाउंट विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ फैब्रिक। यानी एक बार हम बिना फैब्रिक को लगाए रबर की, बस रबर लगा के हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ से लगेगा, तो जब वो फट जाएगा तो हम उसकी बस मतलब हर डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फट जाएगा, तो हम उसको मेज़र कर लेंगे प्रेशर को। तो जैसा आप ये देख सकते हो कि यही है जहाँ पे रबर डायफ्राम लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से
ये डायफ्राम जैसे हमारे लंग्स के नीचे होता है ना, वैसे ही का काम है कि ये भी थोड़ा सा कर्व में आएगा, है ना, क्लैम्प कर देंगे हम फैब्रिक को इस पर और फिर इसको हम खींचेंगे। सो आई थिंक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने समझा दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेटिक डायफ्राम बस्टिंग स्ट्रेंथ भी समझाऊँ, टेस्टर भी समझाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई होप you enjoyed, and please subscribe the channel. Thank you so much.